हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग समसामयिकी घटना चक्र के जो वीकली साप्ताहिक करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। और देखिए, कुछ दिनों तक आप लोगों के आर के जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे थे वो नहीं आए हैं और उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। और घर में कुछ मेजर प्रॉब्लम की वजह से जो है वीडियो आप लोगों के नहीं अपलोड हो पा रहे थे। लेकिन आज से जो वीडियो है वो सारी वीडियो आप लोगों को आपके जो कंटिन्यू देखने को मिलेंगे, चाहे वो आर के हों या फिर से देखिए वीपीओ का एग्ज़ाम भी जिन लोगों का है उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसके जो भी सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग। और उसके साथ साथ देखिए, करंट अफेयर का जो पर डे करंट अफेयर प्रोवाइड कराने से अच्छा है कि वीकली करंट अफेयर हम लोग जो कंप्लीट करें। और इससे क्या होगा कि पर डे जो हम टाइम देते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा वो बचेगा। और सप्ताह में जो 7 दिन की करंट अफेयर है उसको अगर हम लोग कवर करते हैं और वो भी घटना चक्र के जो वीकली करंट अफेयर आता है तो वो ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। और उससे करंट अफेयर का ज़्यादातर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और लास्ट में जब एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि करंट अफेयर का रोल जो है ये किसी भी एग्ज़ाम में कितना बढ़ गया है, चाहे वो आर हो या फिर यूपीपीसीएस हो, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया है कि जो वीकली करंट अफेयर हैं घटना चक्र के वो कंप्लीट कराए जाएंगे। और अभी हम लोग जो करंट अफेयर करेंगे वो 16 से लेकर के 22 फरवरी 2025 के जो करंट अफेयर हैं उसको कवर किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और किसी भी क्वेश्चन किसी भी पॉइंट को लेकर के अगर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले राष्ट्रीय जो नेशनल करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव जो SOUL है, इसमें किस देश के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे? इसके देखिए, इसका आयोजन जो है 21 से 22 फरवरी के बीच में किया गया था, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन। और इसमें भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे ये शामिल हुए थे, ठीक है। और इसका जो आयोजन अगर पूछ ले, इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखिएगा, सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन 21-22 फरवरी को नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोब्गे शामिल हुए थे, ठीक है। इस सम्मेलन में किन क्षेत्रों के नेताओं ने अपनी जीवन यात्राएं साझा की थी, अगर ये पूछ ले तो इसमें जैसे राजनेता इनके द्वारा, और खेल से रिलेटेड जो लोग थे, कला से रिलेटेड और मीडिया से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जो लोग थे इन्होंने अपनी जीवन यात्राओं को साझा किया था, ठीक है। अपनी मतलब जो इन क्षेत्र में आने से पहले जो चुनौतियां थी और अब तक उनके जीवन काल की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं उनको इन्होंने साझा किया था। तो याद रखिएगा कौन कौन थे, राजनीतिज्ञ थे, खेल से रिलेटेड थे, कला से रिलेटेड और मीडिया से रिलेटेड थे, ये लोग इसमें शामिल थे। स्कूल ऑफ अल्टीमेटम लीडरशिप की जो स्थापना है वह कहाँ करने की घोषणा की गई है? गुजरात में। गुजरात में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप का स्थापना किया जाएगा। और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी है और 20 फरवरी को उनको शपथ दिलाया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और रेखा गुप्ता दिल्ली की कौन सी मुख्यमंत्री बनी है? देखिए, अगर ये पूछ ले कि रेखा गुप्ता दिल्ली की कौन सी मुख्यमंत्री बनी है तो वो 9वीं मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से संबंधित है यहाँ। और रेखा गुप्ता के अगर विधानसभा सीट पूछ ले कि किस विधानसभा सीट से यह चुनाव जीत करके आई थी तो शालीमार बाग दिल्ली से यह चुनाव जीत करके आई थी, ये भी याद रखिएगा। और दिल्ली की अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं पूछ ले तो अब तक दिल्ली की 3 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। टोटल कितनी? टोटल ये 9वीं है, ठीक है। लेकिन अगर महिला पूछ ले तो महिला के रूप में 3 हैं। कौन कौन है? सबसे पहले शीला दीक्षित बनी थी, उसके बाद बनी थी सुषमा स्वराज, उसके बाद आतिशी बनी थी, ठीक है। 3 इनके पहले रह चुकी हैं और अभी ये जो है चौथे नंबर की हैं, ठीक, याद रखिएगा। शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज, आतिशी के बाद यह चौथी मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है। तो याद रखिएगा। सामाजिक न्याय पर पहला क्षेत्रीय संवाद का जो आयोजन किया गया था वह भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। और इसका जो आयोजन है 2 दिन 24 और 25 फरवरी को किया गया था। और इसका जो मेज़बानी है, जो सामाजिक न्याय पर पहला क्षेत्रीय संवाद हुआ था, इसकी मेज़बानी की गई थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, ये भी याद रखिएगा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। देखिए, अगर नहीं होगा तो अभी जैसे हम लोग ये वन लाइनर फॉर्म में इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो इसे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं MCQ फॉर्म में, सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके या कह सकते हैं कि MCQ फॉर्म में कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग और अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो आप लोग अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे ही सही है या फिर MCQ फॉर्म में कराया जाए, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। किस वैश्विक पहल के अंतर्गत भारत यह संवाद आयोजित कर रहा है? यह सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक जो गठबंधन है
इसके अंतर्गत इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, और इसके जो मुख्य वक्ता थे गिलबर्ट एफ हाउंगबो थे। गिलबर्ट एफ हाउंगबो इसके मुख्य वक्ता थे, जो ILO के निदेशक जनरल हैं। ठीक, और संवाद के दौरान किस संगठन का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया? कर्मचारी राज्य बीमा निगम के, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इस संवाद के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस भी मनाया जाएगा। ठीक है, ग्लोबल कोएलिएशन फॉर सोशल जस्टिस की शुरुआत कब की गई है? 2023 में इसकी शुरुआत की गई, हाल ही में की गई है। हाल ही मतलब 2 साल हो गया, तो हाल ही में नहीं कह सकते, लेकिन जल्द ही किया गया है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ग्लोबल जो कोएलिएशन फॉर सोशल जस्टिस की जो शुरुआत की गई थी वह ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला ने जगह बनाई है? वो इसमें शामिल हुई हैं पूर्णिमा देवी वर्मन। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन उसमें भारतीय के रूप में शामिल हुई हैं, और इसमें टोटल 13 महिलाएं शामिल हुई हैं। ठीक है, इस सूची में टोटल 13 महिलाओं को शामिल की गई हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन जो है यह किस लुप्तप्राय पक्षी की रक्षा के लिए जानी जाती हैं? यह देखिए ग्रेटर जो एंडजुटेड स्टॉर्क जो हारगीला है, इसके संरक्षण के लिए मुख्य रूप से इनको जाना जाता है। ठीक है, और इस सूची में शामिल जो हॉलीवुड अभिनेत्री हैं वो है निकोल किडमैन है। और किस जनजातीय समूह ने अली ए लिगांग त्यौहार मनाया था? 19 फरवरी को यह मनाया गया था, अली ए लिगांग त्यौहार। और यह त्यौहार जो है मिसिंग समुदाय द्वारा मनाया गया है। मिसिंग समुदाय द्वारा, अगर ये पूछ ले कि मिसिंग समुदाय किस राज्य में निवास करती हैं, तो ये भी याद रखिएगा असम में इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। ठीक है, मिसिंग समुदाय का, जिनके द्वारा अली ए लिगांग त्यौहार मनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिसिंग जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? या तिब्बती वर्मी भाषा परिवार से संबंधित है। और यह त्यौहार किस मौसम में मनाया जाता है? या वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिए मिसिंग समुदाय मुख्य रूप से असम से संबंधित है, तिब्बती वर्मी भाषा बोलती है, और जो त्यौहार मनाया गया है या कब मनाया जाता है? वसंत ऋतु में यह त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसने डिजिटल ब्रांड पहचान मैनुअल DBIM और मुख्य सूचना अधिकारी सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया था? इसका शुभारंभ किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है, और इसका जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता है वह राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और सचिव S कृष्णन द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, और यह जो है कहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और DBIM का जो मुख्य उद्देश्य है क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सरकारी संस्थाओं में डिजिटल उपस्थिति, मतलब जो डिजिटल व्यवस्था है या डिजिटल जो कनेक्टिविटी है उसको प्रमोट करने के लिए, डिजिटलीकरण को और बढ़ावा देने के लिए, और कहाँ पे मुख्य रूप से जो सरकारी संस्थाएं हैं उसमें डिजिटलीकरण को और बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन 2025 का जो आयोजन है वह 17 फरवरी को राजस्थान के अजमेर में किया गया था। ठीक है, 17 फरवरी को राजस्थान के अजमेर में किया गया था। और इसका जो आयोजन है किसकी याद में किया जाता है, ये अगर पूछ ले तो याद रखिएगा अनीता बाई जो है इनकी याद में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, अनीता बाई की याद में। और भारत का जो पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कब किया गया? 17 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है, और यह भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ओपन एयर मार्ट वॉल म्यूजियम जो इसका उद्घाटन किया गया है वो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। और इसकी अगर हम बात करें तो यह जो है 150 साल की यात्राओं को दर्शाएगा। किसकी? भारतीय मौसम जो IMD है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसके 150 साल में जो भी इसके द्वारा कार्य किए गए हैं, जो इसकी उपलब्धियां हैं, और इसने जो है अपनी क्रिएटिविटी में जो इम्प्रूवमेंट लाया है, इसकी टोटल जो मतलब अचीवमेंट वगैरह हैं इनको बताया जाएगा। ठीक है, 150 साल की, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में किस नई सुविधा का निरीक्षण किया गया है? इसमें अनुवादक सुविधा का निरीक्षण किया गया है। ठीक है, और यह अनुवादक सुविधा है क्या? अनुवादक अभ्यास की अगर हम बात करें या अनुवादक सुविधा, तो यह ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी इन भाषाओं का क्या करेगा? इन भाषाओं में अनुवाद करेगा। ठीक है, विधानसभा में जो भी मतलब विधानसभा में जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनको इन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं इसमें इनका क्या किया जाएगा? अनुवाद किया जाएगा। कौन कौन सी भाषाएं याद रखिएगा? ब्रज है, भोजपुरी है, बुंदेलखंडी है और अंग्रेजी है। इन 4 भाषाओं में इसका अनुवाद होगा, और यूपी से रिलेटेड है तो इसलिए यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, भारत सरकार ने किस वित्त आयोग चक्र के तहत PM आशा योजना जारी रखने को मंजूरी दी है? PM आशा योजना जो है इसे जारी रखा जाएगा, और ये इसकी सिफारिश किसने की थी? जो 15वां वित्त आयोग है इसने इसकी मंजूरी दी थी, इसकी सिफारिश की थी कि इसे जो है जारी रखा जाए।
तो इसका सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसे जारी रखा जाएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसका फुल फॉर्म है पीएम आशा का। ठीक है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है इसे बढ़ा करके 2025-26 तक कर दिया गया। ठीक है, 2025-26 तक कर दिया गया है। ठीक, और सरकार अगले 4 वर्षों तक किन दालों की 100% खरीद करेगी, इसकी अगर हम बात करें, इसमें तूर, अरहर है, उड़द है और मसूर है। इनकी 100% दालों की खरीद की जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। समाचारों में रही सौपर्णिका नदी किस राज्य से होकर के बहती है? सौपर्णिका नदी की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। और अगर यह चर्चा में है तो किसी वजह से चर्चा में रही होगी। यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि सीवेज और प्लास्टिक प्रदूषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गई थी, जिस कारण यह चर्चा में थी। कर्नाटक की नदी है। ठीक है, नाम है इसकी सौपर्णिका नदी। और सौपर्णिका, इसका जो उद्गम की अगर हम बात करें इस नदी का, तो यह कोडाचादरी पहाड़ी जो पश्चिमी घाट है यहाँ से इसका उद्गम होता है। याद रखिएगा, कर्नाटक की नदी है सौपर्णिका नदी, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण के कारण यह नदी चर्चा में थी। और यह कोडचादरी पहाड़ी जो पश्चिमी घाट है, ये यहाँ से इसका उद्गम होता है, ये भी याद रखिएगा। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में जो कार्यभार ग्रहण किया गया है वो विवेक जोशी द्वारा किया गया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? विवेक जोशी द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग के अन्य सदस्य कौन कौन है? चुनाव आयोग के अन्य सदस्यों की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखवीर सिंह संधू हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, इसका जो आयोजन किया गया था, कहाँ पे किया गया था? देखिए, इसका आयोजन जो है विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया गया था, और इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी याद रखिएगा। और किसने राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण NAKSHA अर्थात नक्शा पायलट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? यह क्या है? यह एक राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि है। ठीक है, नाम है इसका नक्शा। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है वो रायसेन मध्य प्रदेश में किया गया था। ठीक, और यह जो पहल है वह किस विभाग द्वारा संचालित होगा? भूमि संसाधन विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, भूमि संचालन विभाग द्वारा इसका जो संचालन है वो किया जाएगा, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के नए कार्यक्रम परिषद का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है? फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ है, और इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, और इसके कार्यालय का जो नाम होगा वह केशव कुंज होगा। इसके कार्यालय, जो नया कार्यालय खोला गया नई दिल्ली में, इसका नाम होगा केशव कुंज। और केशव कुंज परिसर कितने एकड़ में फैला है? यह जो है लगभग 4 एकड़ में फैला है, और इसकी कुल लागत लगभग 150 करोड़ रुपए है। इसे बनाने में कुल 150 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। ठीक है, सरस आजीविका मेला 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन है नोएडा उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया था, और इसकी जो मुख्य थीम है वह लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास, इसकी मुख्य थीम है। और इसका जो सरस आजीविका मेला जो है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? यह अगर पूछ ले, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? यह जो है 2 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, और अब इनका कार्यकाल जो है 2027 तक हो गया है। पहले 20 फरवरी को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, जिसके बाद इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, और अब यह 2027 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार रहेंगे। ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है जोगीघोपा असम में। जोगीघोपा असम में इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। यह किन देशों की सीमा के निकट अवस्थित है? भूटान और बांग्लादेश की सीमा के निकट स्थित है। जोगीघोपा टर्मिनल को भारत और बांग्लादेश के बीच किस रूप में नामित किया गया है? इसे पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जाना जाता है, पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से। ठीक है, किस राज्य ने राज्य के बाहर के लोगों के कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाने वाले एक नए मसौदे कानून को मंजूरी दी है? यह जो है उत्तराखंड में। मतलब जो है इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं तो उत्तराखंड में कृषि से रिलेटेड और बागवानी से रिलेटेड भूमि जो है नहीं परचेज कर पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, तो यह जो शुरुआत किया गया, या जो कानून बनाया गया है वह उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाया गया है। और इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है
क्या है कि सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना, ठीक है। इसको मद्देनजर रखते हुए या इसको संरक्षण के लिए इसकी क्या किया गया, इस कानून को बनाया गया है। और इसके अंतर्गत 2 ज़िले जो नए भूमि कानून की पाबंदियों से बाहर रखे गए, 2 ज़िले ऐसे हैं जिनको इन पाबंदियों से बाहर रखा गया है। और वो जो ज़िले हैं वो कौन-कौन से, वो है हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि उत्तराखंड के 2 ज़िले कौन से बाहर हैं जिनको नए भूमि खरीदने वाले जो कानून है उनसे बाहर रखा गया है, तो हरिद्वार है और ऊधम सिंह नगर है। किस राज्य ने एक्सपायर्ड किस राज्य द्वारा एक्सपायर्ड दवाओं की निपटान परियोजनाओं की शुरुआत की गई है? केरल सरकार द्वारा, ठीक है। और केरल की जो दवा निपटान परियोजना है इसका नाम क्या है? इसका नाम है NPROUD, ठीक है, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूजुअल ड्रग, ठीक है, अनसीड ड्रग है, ठीक है। और इस परियोजना का जो उद्घाटन है केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने किया था। और इसे जो लागू किया गया था सबसे पहले वह केरल के कोझिकोड में लागू किया गया था, ठीक है। सबसे पहले इसे केरल के कोझिकोड में लागू किया गया था। और दवाओं के जो अनुचित निपटान से कौन सी समस्याएं होती हैं इसकी अगर हम बात कर लें तो एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध, स्वास्थ्य समस्याएं, पर्यावरणीय प्रदूषण आदि ये सभी समस्याएं जो हैं इनसे होती हैं, ठीक। और संग्रहित दवाओं का जो निपटान है वो कहाँ पे किया जाएगा? यह किया जाएगा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में इसका निपटान किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से हम लोग जो साप्ताहिक अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर हैं, घटना चक्र हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दें। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी आपके जो प्रैक्टिस सेट जैसे आ रहे थे वैसे आएंगे और आज से हम लोग उसे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसके देखिए MCQ फॉर्म में भी करंट अफेयर को कंप्लीट कराया जाएगा। और वीकली करंट अफेयर कराने का बस यही मतलब है कि रोज़ डेली बेसिस पे जो आप लोग करंट अफेयर को पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, उसे आप लोगों को थोड़ी मदद मिले। और साप्ताहिक वीकली करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि करंट अफेयर के ज़्यादातर सेक्शन आप लोगों के कंप्लीट हो जाए, ठीक है। G20 की विदेश मंत्रियों की जो बैठक है इसका आयोजन 20 से 21 फरवरी को किया गया था। और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, अगर जाहिर सी बात है अगर विदेश मंत्रियों की बैठक है तो भारत के विदेश मंत्री नेतृत्व करेंगे। एस जयशंकर द्वारा इसमें भारत का नेतृत्व किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई थी? जाहिर सी बात है अगर साउथ अफ्रीका में हो रहा है तो इसकी अध्यक्षता तो साउथ अफ्रीका नहीं करेगी, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। और जीडीपी देशों की अगर हम बात करें, जो G20 देश हैं यह वैश्विक जीडीपी में 85% का योगदान देते हैं, ठीक है। वैश्विक जीडीपी में 85% का योगदान G20 देश देते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका जो योगदान है वो लगभग 75% है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। और इसमें कौन समूह, जो G20 समूह है, कौन सा देश इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था? तो वो है आपका अमेरिका। अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से जो वैश्विक संस्थाएं हैं, बहुत सी वैश्विक संस्थाएं हैं, उनसे यह बाहर हो गए हैं। और बहुत से ऐसे हैं जिनसे निकलने की बात कर रहे हैं, जैसे नाटो हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया। तो यह जो है ऊहापोह या उतार चढ़ाव लगा रहेगा। तो याद रखिएगा अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ था, ठीक है, इसके द्वारा पार्टिसिपेशन नहीं हुई थी। 9वां एशिया इकोनॉमिक जो डायलॉग है इसका आयोजन किया गया था पुणे महाराष्ट्र में और 20 से 22 फरवरी के बीच में हुआ था। और इसका जो आयोजन है वह अगर ये पूछ ले कि किसकी सहायता से किया गया था तो पुणे इंटरनेशनल सेंटर की सहायता से इसका आयोजन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और इसका जो विषय है वह विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान, विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान, यह इसका मुख्य विषय है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का जो आयोजन है किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? विदेश मंत्रालय इसका आयोजन करता है। किस संस्था ने गुजरात के कचरे से ऊर्जा निर्माण परियोजना के ऋण पर रोक लगा दी है? विश्व बैंक ने इस पर रोक लगा दी है, ठीक है। और विश्व बैंक की किस शाखा द्वारा यह धनराशि दी जाती थी जिस पर रोक लगाई दी गई है? यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है IFC, इसके द्वारा इस पर रोक लगाई गई है, ठीक है। IFC गुजरात में अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कितना कर्ज देने वाली थी? यह लगभग $40 मिलियन कर्ज देने वाली थी, जिस पर रोक लगा दी गई है। किसने लगाया है? IFC ने इस पर रोक लगाया है। और IFC जो विश्व बैंक का एक पार्ट है, ठीक है, यह विश्व बैंक का एक पार्ट है, याद रखिएगा। और इसके कर्ज की अगर हम बात करें तो जिन जिलों में बांटा जाना था इसके कर्ज को, उसमें से संबंधित जो जिले हैं वह राजकोट है, बड़ोदरा है, अहमदाबाद है और जामनगर है। इन जिलों में इस ऋण को क्या करना था? वितरित करना था, ठीक है।
और अगर पूछ ले कि आईएफसी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1956 में इसका स्थापना हुआ था। और पूछ ले कि अगर इसका मुख्यालय कहाँ पे है, विश्व बैंक के समूह का जो पूरा मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, इसमें अगर विश्व बैंक की स्थापना पूछे तो वो कुछ और है, लेकिन विश्व बैंक के पार्ट के रूप में आईएफसी की जो स्थापना की गई थी वह 1956 में हुई थी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भारत और अर्जेंटीना द्वारा अर्जेंटीना में किसके अन्वेषण और खनन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? यह किया गया लिथियम और अन्य जो रेयर मेटल हैं उनके खनन के लिए समझौता हुआ है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन वाहन, बैटरी, नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण के लिए लिथियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप जो 2025 है, इस प्रतियोगिता को किसके द्वारा जीता गया था? तो विश्व राजकुमार जो कि भारत के हैं, इनके द्वारा मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जो प्रतियोगिता है इसे जीता गया था। और यह एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है, यह जो है एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है, ये भी याद रखिएगा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन IALA की उपाध्यक्ष पद के लिए कहाँ पे चुना गया है? यह चुना गया है सिंगापुर में। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की स्थापना जो किया गया था 1957 में किया गया था। और अगर इसके मुख्यालय पूछ ले, इसका जो मुख्यालय है वह फ्रांस के सेंट जर्मेन एन लाई में है। ठीक है, फ्रांस के सेंट जर्मेन एन लाई में है, स्थापना हुआ था 1957 में। संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किए जा रहे भारतीय प्रवासियों के लिए पारगमन केंद्र बनने के लिए कौन सा देश सहमत हुआ है? कोस्टारिका जो है पारगमन बना है। कोस्टारिका की जो भौगोलिक अवस्थिति है कहाँ पे? मध्य अमेरिका में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलियम निर्यातक देश जो ओपेक हैं, इसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? ओपेक में ब्राज़ील को हाल ही में शामिल किया गया है। और ओपेक अगर पूछ ले कि इसका स्थापना कब हुआ था, 1960 में। मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। देखिए, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। वियना जो है ऑस्ट्रिया, या कहिए वियना ऑस्ट्रिया की अगर हम बात करें तो यह ओपेक का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ओपेक का जो मुख्यालय है वो आपके ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, तो यह जो है बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा। स्थापना कब हुआ था? 1960 में। किन देशों के समूह ने रूसी ग्रिड इलेक्ट्रिक सिटी ग्रिड से संबंध तोड़ लिया है? बाल्टिक देशों ने अपने संबंधों को तोड़ लिया। ठीक है, याद रखिएगा। और इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसमें एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। यह 3 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, बाल्टिक देश में। आपूर्ति श्रृंखलाओं को रणनीतिक हथियार के रूप में कौन सा देश प्रयोग कर रहा है? आपूर्ति जो श्रृंखला है इसको रणनीतिक हथियार के रूप में किसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है? चीन द्वारा। और किस देश ने फिरौन के मकबरे की खोज की घोषणा की है? मिस्र ने घोषणा किया है कि इनके द्वारा फिरौन के मकबरे की खोज कर ली गई है। फिरौन के मकबरा अगर इसकी हम बात करें तो यह किससे संबंधित है? राजा जो थूतमोस द्वितीय थे, जो मिस्र के सुल्तान थे या राजा थे, यह इनका मकबरा है। और यह लगभग 100 वर्षों से अधिक पुराना है। ठीक है, 100 वर्षों से अधिक पुराना है। यूरोप स्थित किस ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? यह माउंट एटना जो है इसमें विस्फोट हुआ है। और यह कहाँ पे है? जो इटली का सिसिली द्वीप है यहाँ पर स्थित है माउंट एटना। ठीक है, WHO द्वारा किसका नया संस्करण जारी किया गया है? WHO का जो नया संस्करण है वह इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज 11th रिवीजन ICD 11th है। ठीक है, ICD 11। लेकिन यहाँ से हम लोग जो आर्थिकी वाला सेक्शन है उसको कवर करेंगे। SBI कार्ड के नए जो MD CEO हैं, इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सलीला पांडे को। राजस्थान का जो राज्य बजट 25-26 है, यह किसने प्रस्तुत किया था? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने। ठीक है, तो देखिए, दिया कुमारी जो हैं यह राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इन्हीं के द्वारा यह बजट क्या किया गया? प्रस्तुत किया गया था। और इसका आकार जो है वह 5.37 लाख करोड़ रुपए है, राजस्थान का बजट। 25-26 में राजस्थान का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वह कितना रहने का अनुमान लगाया गया? लगभग 19.89 लाख करोड़ रहने का अनुमान लगाया गया है। और 25-26 के लिए बजट में अनुमानित जो राजस्व प्राप्ति है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 25-26 में जो राजस्व प्राप्ति है वह लगभग 2,94,536.49 करोड़ रुपया राजस्व प्राप्ति के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और राजस्व व्यय की अगर हम बात करें तो राजस्व व्यय जो है राजस्व प्राप्ति से ज़्यादा ही रहता है, तो यह जो है कितना है? यह जो है 3,25,545 करोड़ रुपया है। ठीक है, और इस वित्त वर्ष में कितने नए घरेलू बिजली कनेक्शन प्रदान करने की बात की जाएगी? बात की गई है 5 लाख। और इसमें जो है
कृषि विद्युत कनेक्शन प्रदान जो किए जाएंगे वो लगभग 50,000 होंगे। निःशुल्क बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली जो है निःशुल्क देने की बात की गई है, तो लगभग 150 यूनिट बिजली जो है वह क्या की जाएगी, मुफ्त में दी जाएगी। और इस वित्त वर्ष के दौरान कितनी सरकारी पदों में भर्ती की जाएगी, लगभग टारगेट रखा गया है राजस्थान सरकार द्वारा कि सरकारी पदों पे लगभग 1,25,000 सरकारी पदों पे भर्तियां कराई जाएंगी राजस्थान में। और $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि जो राजस्थान है वह $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक, 2030 तक, ठीक है, 2025 तक। और बजट के अनुसार कितनी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, लगभग 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। और इसके लिए जो धन का आवंटन किया गया है वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, ठीक है। और कितने घरों को नए गैस पाइपलाइन कनेक्शन देने की संभावना है, लगभग 1 लाख से अधिक घरों को गैस पाइपलाइन कनेक्शन देने की भी बात की गई है, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अगले 2 वर्षों में कितनी बस्तियों को एसफॉल्ट सड़क से जोड़ा जाएगा, लगभग 1600 बस्तियों को एसफॉल्ट सड़क से जोड़ा जाएगा। और नए पेयजल कनेक्शन जो है वह देने के लिए बजट में 400 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। और राजस्थान में ट्रैफिक के प्रवाह को आसान बनाने के लिए एक परिवहन प्रणाली को हटाया जाएगा और वो है बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है। और अक्टूबर दिसंबर 2024 में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर कितनी थी, शहरी क्षेत्रों की बेरोजगारी दर की अगर हम बात करें तो यह लगभग 6.4% थी शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में लेबर फोर्स जो सहभागिता है यह दर लगभग 50.4% था, 50.4% था। और भारत द्वारा समुद्री मार्ग से किस देश को अनार की पहली व्यावसायिक परीक्षण जो खेप है वह प्रोवाइड कराई गई है या भेजी गई है, तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया को किस किस्म के अनार भेजे गए हैं, वो संगोला और भागवा प्रकार के अनार हैं, याद रखिएगा। यह अनार की किस्म है संगोला और भागवा, ठीक। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण जो एपीडा है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो भारत सरकार के अंतर्गत आती है उसी के अंतर्गत यह कार्य करती है। कौन, एपीडा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के नए जो सीईओ हैं इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो बनाया गया है पीडी सिंह को बनाया गया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया का नया सीईओ। और इसका जो सीईओ हैं पीडी सिंह, यह किसकी जगह लिए हैं, यह जरीन जो दारू वाला है इनके जगह पर इनको सीईओ बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और यह जो है 1 अप्रैल 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे, ठीक। बाकी अगर इसके चेयरमैन की बात करें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप जो है इसके चेयरमैन है जोन्स वाइनल्स, ठीक है। ओडिशा राज्य बजट देख लीजिए, वैसे हम लोगों की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी देख लेते हैं। यह प्रस्तुत किया था मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने, ठीक है, मुख्यमंत्री ने ही उड़ीसा के जो बजट है इसको प्रस्तुत किया था। और जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 है इसमें उड़ीसा का जो बजट है या इसका कुल आकार है 2.90 लाख करोड़ रुपए। और यह जो है मुख्य रूप से सबसे अधिक जो बजट का आवंटन किया गया है उड़ीसा में बजट के माध्यम से वो किया गया है कृषि और सिंचाई को, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो धन का आवंटन किया गया है। एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना का जो शुभारंभ है वो किसने किया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका शुभारंभ किया था। और इसके तहत बिना गारंटी के कितना ऋण प्रदान किया जाएगा, लगभग 100 करोड़ तक बिना गारंटी कृत ऋण दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 100 करोड़ है। इस योजना का जो प्रबंधन है वो कौन करेगा, इसका प्रबंधन किया जाएगा NCGTC के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, इसके द्वारा इसका क्या किया जाएगा, प्रबंधन किया जाएगा। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए किस पंजीकरण की आवश्यकता होगी, लगभग इसका जो यह जो वो योजना है इसका लाभ उठाने के लिए आपको पंजीकृत होना पड़ेगा, किसमें, उद्यम पंजीकरण संख्या में, ठीक है, उद्यम में आपको पंजीकृत होना होगा। और इसे लॉन्च किया गया था योजना को मुंबई में, इस योजना को लॉन्च किया गया था, ठीक है। सुलभ आवास फंड का नाम क्या है जिसके तहत गृह खरीदारों को चाबियां वितरित की गई हैं, इसका नाम है विशेष विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउस, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है SWAMIH, ठीक है। 24 जनवरी 2025 तक कितने घर वितरित किए जा चुके हैं, इसके अंतर्गत लगभग जो है अब तक 50,000 घर वितरित किए जा चुके हैं। और यह फंड 2 के लिए कितने फंड की घोषणा की, लगभग 15,000 करोड़ रुपये, जो दूसरा इसका जो फेज होगा उसके लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की बात की गई है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो अधूरे आवास हैं इसको पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है लगभग कितना है, वो 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है। 14 वर्षीय तरलीकृत जो प्राकृतिक गैस LNG है यह समझौता
किस कंपनी इस पर हस्ताक्षर जो किया है वो किसने किया है? एडन ओसी ने इस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, एडन ओसी गैस और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में यह समझौता हुआ है। ठीक, वार्षिक रूप से कितनी एलएनजी आपूर्ति की जाएगी? इसके द्वारा वार्षिक रूप से एक साल में लगभग 1.2 मिलियन टन एलएनजी की आपूर्ति अकेले की जाएगी। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है, आपूर्ति करने की जो शुरुआत है वो कब की जाएगी? 2026 से लगभग इसकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक, और जो आपकी एडीएनओसी गैस है यह किस देश की कंपनी है? यह है यूएई की। ठीक है, और भारत की जो आपकी कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, इसके बीच समझौता हुआ है और 2026 से अब मिल करके दोनों जो एलएनजी आपूर्ति है यह करने लगेंगे। ठीक है, और यह वार्षिक रूप से 1.2 मिलियन टन जो एलएनजी है उसकी आपूर्ति करेंगे। 25-26 के लिए भारत के चार्टर अकाउंटेंट संस्थान आईसीएआई का अध्यक्ष चुना गया है चरणजोत सिंह नंदा को। चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया। उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? डी प्रसन्न कुमार को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आईसीएआई की स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसका स्थापना हुआ था। आईसीआई का मुख्यालय यह नई दिल्ली में है। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना कहाँ लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया था पुदुचेरी में। कब? 14 फरवरी को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, इसका जो उद्घाटन है किसने किया था? लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथन ने इसका उद्घाटन किया था, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी आयुष्मान भारत वय वंदना योजना क्या प्रदान करती है? यह वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा लाभ प्रदान करती है। ठीक है, और यह वार्षिक रूप से जो मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज है जो प्रदान किया जाएगा इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का। ठीक है, 5 लाख रुपए का वार्षिक रूप से बीमा कवरेज इसके अंतर्गत दिया जाएगा। और इसके लिए जो पात्र लोग होंगे 70 वर्ष या उससे अधिक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, और आयुष्मान जो वय वंदना कार्ड है इसको लॉन्च किया जाएगा 29 अक्टूबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह जो वय वंदना योजना है यह इस योजना के अंतर्गत अगर आता है, ये अगर पूछ ले तो यह भी जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना है यह इसी का एक पार्ट है। ठीक है, 7 फरवरी 2025 तक भारत का जो वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना हो गया है? 7 फरवरी 2025 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह 638.26 बिलियन हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें जो विदेशी मुद्रा संपत्ति हैं एफसीए का जो वर्तमान मूल्य है वह कितना है? 544.106 बिलियन। इतना क्या है? इतना विदेशी मुद्रा संपत्ति है जिसके अंदर क्या जाएगा? जिसके अंदर के जैसे डॉलर आ गया, एसडीआर आ गया, या फिर से यूरो आ गया, ये सभी मतलब जो हैं यह 544 बिलियन है। ठीक है, और इसमें सोना जो है, इसमें जो सोना रखा गया है उसका जो वर्तमान में मूल्य है वह लगभग 72.208 बिलियन डॉलर है। सोने का मूल्य जो रखा गया इसमें। ईएसजी रेटिंग प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए किसने प्रस्ताव दिया था? यह प्रस्ताव दिया गया था सेबी द्वारा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी है इसके द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था। और जो ईएसजी रेटिंग प्रदाता है यह किससे संबंधित रेटिंग प्रदान करता है? तो पर्यावरण हो गया, सामाजिक और शासन जो उत्तरदायित्व हैं इनसे रिलेटेड रेटिंग देता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, किन दो संगठनों के द्वारा 100 मिलियन का क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया? इसमें सिडबी है और एएफडी फ्रांस, इन दोनों के बीच में 100 मिलियन के क्रेडिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य है एमएसएमई के लिए ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशन को क्या करना? लागू करना। किस बैंक को आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है? वो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है। इस पर जो है आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह जो प्रतिबंध लगाया गया है वह 6 महीने के लिए लगाया गया। ठीक है, और अब कौन से बैंक पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन्स की पेशकश कर सकते हैं? इसमें स्मॉल जो फाइनेंस बैंक हैं इनको यह छूट दे दी गई है कि ये भी जो है क्रेडिट लाइन्स की पेशकश कर सकते हैं। पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन्स किसके तहत प्रदान की जाएगी? यह जो है यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है इसके माध्यम से प्रदान किया जाएगा। ठीक, घरेलू ज्ञान उत्पाद जो सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद माप के वैचारिक ढांचे पर जो सत्र का आयोजन किया जाता है किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसकी क्या की जाती है? शुरुआत की गई है या फिर इसका आयोजन किया जाता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि किसको मापने के लिए एक नए दृष्टिकोण की अवधारणा पर विचार विमर्श करना था। यह क्या है? भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, सकल स्थिर पूंजी गठन जीएफसीएफ, इसके अंतर्गत वर्तमान में कौन से खर्च दर्ज किए जाते हैं? बौद्धिक संपदा उत्पाद जो आईपीपी है,
बौद्धिक संपदा उत्पाद आईपीपी। टमाटर की कीमतों को स्थिर करने के लिए किस योजना को स्वीकृत किया गया है? टमाटर की कीमतों को स्थिर करने के लिए किस योजना को स्वीकृत किया गया है? वो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, MIS। इसके माध्यम से जो टमाटर का मूल्य, जैसे कभी कभी क्या होता है कि टमाटर जो है 100 रुपये पहुँच जाता है और कभी इसके मूल्य घट करके 5 रुपये हो जाता है। तो यह जो इतना उतार चढ़ाव होता है, यह ना बहुत ज़्यादा ऊपर जाए ना बहुत ज़्यादा नीचे आए। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो कीमत है, इसको स्थिर रखा जाए। मतलब इसका एक क्राइटेरिया निर्धारित किया जाए कि 30 से 40 के बीच में रहना चाहिए या फिर से 20 से 50 के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ना तो जो उत्पादन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो, या फिर जो खरीदार हैं, जो उपभोक्ता है, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो। इसको ध्यान में रखते हुए इनकी कीमत को नियत या फिर स्थिर रखने की बात की गई है और इसी के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है। ठीक है, टमाटर की कीमत में जो गिरावट है वह कौन से राज्य प्रभावित उससे ज़्यादा होते हैं? अगर टमाटर की कीमत में जब गिरावट होती है तो इससे सबसे अधिक जो प्रभावित होने वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि टमाटरों का जो उत्पादन है इन राज्यों के द्वारा ज़्यादा होता है। ठीक है, इन राज्यों में ज़्यादा होता है, या फिर यहाँ के जो किसान हैं इस टमाटर का उत्पादन ज़्यादा करते हैं, जिससे अगर टमाटर की कीमत में ज़्यादा गिरावट होता है तो यहाँ के किसान जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, संचालन लागत के लिए किस एजेंसियों को प्रतिपूर्ति की जाएगी? इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ NSCCF है और नाफेड, इनके द्वारा मिल करके इसके मूल्य का क्या किया जाएगा? निर्धारण और स्थिर किया जाएगा। भारत की जनवरी 2025 में खुदरा जो मुद्रास्फीति की दर थी वो लगभग 4.31% थी और दिसंबर 2024 में जो मुद्रास्फीति थी वो 5.22% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुद्रास्फीति की दर है वो 4.64% है। देखिए, यह जो आपके डाटा है वो बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। शहरी क्षेत्रों की मुद्रास्फीति 3.87। जनवरी 2025 में जो खाद्यान्न मुद्रास्फीति है वह 6.02% थी और दिसंबर 2024 में खाद्यान्न मुद्रास्फीति 8.39% थी। तो मतलब कुछ गिरावट तो हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति यह 6.31% थी और शहरी क्षेत्रों में खाद्य मुद्रास्फीति की दर जो है 5.53% है। ठीक है, और मुद्रास्फीति में जो गिरावट के मुख्य कारण हैं वो क्या है? वो हैं सब्जियों, अंडों, दालों और अनाजों की कीमत में गिरावट के कारण जो है मुद्रास्फीति में क्या है? गिरावट देखने को मिला है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग जो उत्तर प्रदेश का बजट है उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बजट के आकार की अगर हम बात करें तो यह लगभग 8.09 लाख करोड़ रुपए था। प्रस्तुत किया था जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, इनके द्वारा बजट को प्रस्तुत किया गया था और पिछले वर्ष की तुलना में यह 9.8% अधिक है। वैसे भी जब भी बजट पेश होता है तो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक ही होता है, कम तो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो लेकिन आप लोगों को ये याद रखना है कि कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है। ठीक है, 9.8% पिछले बजट की तुलना में ज़्यादा है और जिसमें पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इस पर जो खर्च करने की बात की गई है 20.5% पूंजीगत निर्माण पे खर्च करने की बात की गई है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो बजट है इसके अंतर्गत राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय बताई गई है वह 93,514 रुपया है उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय। ठीक, और जो नया बजट उत्तर प्रदेश का है इसको मुख्यमंत्री ने किस अवधारणा के अनुरूप बताया है? या सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। इसका जो मुख्य रूप से क्या कहते हैं, थीम कहिए या फिर से यह है कि इसको टैगलाइन कहिए या फिर से इस पर यह इंडिकेटेड है। ठीक है, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः यह मुख्य रूप से इस अवधारणा पर आधारित है। ठीक है, राजकोषीय घाटा जो उत्तर प्रदेश का है यह अनुमान लगाया गया है कि 2.97% उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा रहेगा। 2.97%। जो भारतीय रिजर्व बैंक का FRBM अधिनियम है इसके निर्धारित राजकोषीय घाटे की जो सीमा है वह 3.5% है। कुल प्राप्ति उत्तर प्रदेश में जो कुल प्राप्तियां हैं वह लगभग कितनी रहने की बात की गई हैं? कुल प्राप्तियां 7,79,242.65 करोड़ रुपये रहने की बात की गई है, जिसमें से राजस्व प्राप्ति 6,62,690.93 करोड़ रहने की बात की गई है। पूंजीगत प्राप्ति जो है 1,16,551.72 करोड़ रहने की बताई गई है और कर राजस्व से प्राप्ति जो है वो 5,50,172.21 करोड़ कर राजस्व से प्राप्त होगा। और केंद्रीय करों से राज्य को जो प्राप्त होता है, केंद्रीय करों से राज्य को जो प्राप्त होता है वो कितना है? यह है 2,55,172.21 करोड़ रुपया है। और कुल व्यय कितना है? कुल व्यय जो किया जाएगा वह जो है आपका 8,08,736.06 करोड़ रुपया है, जो उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से क्या किया जाएगा? खर्च किया जाएगा।
राजस्व लेखे का जो व्यय है वह कितना लगभग बताया गया है। राजस्व लेखे का जो व्यय है वह 5,83,174.57 करोड़ रुपया बताया गया है। पूंजी लेखे का जो व्यय है वह 2,25,561.49 करोड़ रुपया बताया गया है। और वित्त वर्ष 24-25 में उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है वो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, 27.51 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, 24-25 में जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है इसके रहने का अनुमान बताया गया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का जो पूंजीगत व्यय है वह किससे अधिक हो गया है, बड़े राज्यों के जो राष्ट्रीय औसत हैं उससे बड़ा हो गया है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का पूंजीगत व्यय है, तो मतलब इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश में पूंजीगत या पूंजी निर्माण के उद्देश्य से अधिक धन खर्च किया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर से एक अच्छी बात है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले जो लिंक एक्सप्रेसवे है इसको जो धन का आवंटन किया गया है 900 करोड़ रुपए का धन का आवंटन किया गया। ठीक है, और विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए जो प्रारंभिक रूप से कितनी राशि देने की बात की गई है, 50 करोड़ रुपए। किसको, जो विंध्य एक्सप्रेसवे है उसको। विंध्य एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें कि यह किन जिलों को जोड़ेगा, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी का है तो ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, विंध्य एक्सप्रेसवे जो है आपको ये प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, ठीक है, इसके माध्यम से सोनभद्र को जोड़ेगा। तो टोटल इतने जुड़ेंगे। ठीक है, इसको अगर आप लोग जैसे भी याद रख पाएँ, PMVCS, ठीक है, जैसे भी मतलब याद हो बस याद रखिएगा। ठीक है, मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार के लिए 50 करोड़ रुपया दिया गया है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे जो है इसके प्रारंभिक रूप से 50 करोड़ रुपया दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ रक्षा औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा जिसके लिए 461 करोड़ रुपये प्रोवाइड कराया गया है। और किस नई तकनीशियन परियोजनाओं के विकास के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में लखनऊ को विकसित किया जाएगा, याद रखिएगा। और इसके लिए 5 करोड़ रुपए आवंटन भी हुआ है। ठीक है, साइबर सुरक्षा में प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लगभग 3 करोड़ रुपए का। ठीक है, छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2000 करोड़ रुपए दिया गया है। और वृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बांके बिहारी जी महाराज जी जो मंदिर है कॉरिडोर, बांके बिहारी जी महाराज मंदिर कॉरिडोर जो मथुरा वृंदावन में है, इसके लिए टोटल जो है इसको कनेक्टिविटी के लिए 100 करोड़ रुपये दिया गया है। और बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये दिया गया है। माँ विंध्यवासिनी विकास जो मिर्ज़ापुर वो है उसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो यह यूपी से रिलेटेड फैक्ट है, याद रखिएगा। माँ विंध्यवासिनी, माँ अष्टभुजा और माँ काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ और जो सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए कितनी राशि दी गई है, लगभग 100 करोड़ रुपये। संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। अवस्थापना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बजट में 22%, मतलब बजट मान लीजिए 100% होता है, इसमें से 22% तो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पे खर्च किया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। ठीक है, और शिक्षा क्षेत्र में कुल बजट का लगभग 13% एजुकेशन क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा में उत्तर प्रदेश द्वारा इतना जो है ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार भले ना प्रोवाइड कराया जाए, जॉब भले ना मिले, लेकिन शिक्षा पर तो खैर ध्यान दे ही रहे हैं, तो फिर कह सकते हैं कि अच्छी बात है 13% जो है। ठीक है, बाकी कृषि और संबंधित क्षेत्र जो है इसमें कुल बजट का लगभग 11% प्रोवाइड कराया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र में लगभग 6% है। ठीक है, बाकी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर जो है कुल बजट का 4% खर्च किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग जो पूर्व दसम और दसमोत्तर जो छात्रवृत्ति जो दिया जाता है, स्कॉलरशिप जो मिलता है, उसके लिए 2825 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और पिछड़े वर्ग के जो निर्धन लोग की बेटियां हैं, ठीक है, उनकी शादी के लिए जो खर्च किए जाते हैं सरकार द्वारा, उसके लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। और बेरोजगार युवाओं को जो कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाने के लिए 35 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है। वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए जो प्रत्येक लाभार्थी हैं इनको कितना दिया राशि दिया जाएगा, 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, वृद्धावस्था जो पेंशन मिलता है वो प्रत्येक महीने पर महीने 1000 रुपये उन्हें दिया जाएगा। ठीक है, वृद्धावस्था पेंशन यह योजना जो है 25-26 के बजट में इसके लिए 8105 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है, इसके लिए 550 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अनुसूचित जाति के निर्धन परिवारों की जो बेटियों की जो शादी होती है उसके लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों विवाह के लिए 50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
अनुसूचित जाति के छात्रों के जो पूर्व दसम जो मतलब स्कॉलरशिप है उसके लिए 968 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं इनके स्कॉलरशिप के लिए 900 करोड़ रुपये। ठीक है, यह देखिए यह डाटा दे करके पूछ सकता है कि किसके लिए किसके लिए कितना आवंटन किया गया। ठीक है, तो जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 968 करोड़ रुपये, और जो आपके सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 900 करोड़ रुपये, और जो अनुसूचित जनजाति हैं इनके लिए जो आवंटन किया गया है वो किया गया है आपका 6 करोड़ रुपये। ठीक है, 6 करोड़ रुपये। और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके तहत देश भर में कितने जनजाति बाहुल्य ग्रामों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संदर्भित किया जाएगा? लगभग 63,000 से अधिक गाँवों को। ठीक है, लगभग 63,000। और इसके अंतर्गत जनजाति ग्रामों को कितने विभागों में कार्यक्रमों के संदर्भित किया जाएगा? 18 विभागों में। ठीक है, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना, इसके लिए 1424 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए कृत्रिम श्रवण सहायता यंत्र प्रोवाइड कराया जाएगा, इसके लिए 35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान के लिए बजट में 1998 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो पूर्व मतलब स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है इनके लिए 365 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। याद रखिएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देकर के मिलान करने के लिए पूछ सकता है, तो किसके लिए कितना आवंटन हुआ स्कॉलरशिप वाला, याद रखिएगा। या बाकी आगे हम लोग जो विज्ञान वाला है, साइंस वाला सेक्शन है उसको कवर करेंगे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में किस नए प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की गई है? फोटोनिक्स और क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी लैब की। ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा? आईआईटी बॉम्बे में। और इस प्रयोगशाला का जो कार्य क्षेत्र है वो क्वांटम सेंसिंग और मेट्रोलॉजी है। इस क्षेत्र में इसके द्वारा कार्य किया जाएगा। मस्कुलो स्केलेटल जो पुनर्वास और खेल चोट पर पहला अंतर कमांड सम्मेलन का आयोजन किया गया था वह आर्मी अस्पताल में किया गया था। रिसर्च एंड रेफरल कहाँ पे है? यह नई दिल्ली में। और दूसरे एम्स ऑन्कोलॉजी कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने इसका उद्घाटन किया था 15 फरवरी को। और कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था? यह हरियाणा के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो झज्जर में बनाया गया है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में अब तक पाई गई सबसे बड़ी किस संरचना की पहचान की है? उसको नाम दिया गया है क्वीपू। ठीक है, और फरवरी में इसकी खोज की गई है। और क्वीपू जो है यह किस प्रकार की संरचना है? यह जो है एक प्रकार आकाशगंगाओं का एक क्या है? पूरा समूह है। और इसकी जो कुल लंबाई बताई गई है लगभग 1.3 अरब प्रकाश वर्ष बताई गई है। और इसका जो द्रव्यमान है लगभग 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान के क्या है? बराबर है। क्वीपू नाम जो लिया गया है वह इंका सभ्यता से लिया गया है, इंका सभ्यता से, तो यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, भारत का जो पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप है इसका नाम क्या है? इसका नाम है शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का क्या है? पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप, मतलब भारत द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया। ठीक है, नाम क्या है? शक्ति। और इसका निर्माण किसने किया है? आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिल करके इसका निर्माण किया है। यह जो क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम में आप सीधे सीधे देखेंगे इसको। शक्ति चिप किन क्षेत्रों में उपयोगी है? यह देखिए अंतरिक्ष क्षेत्र में, रक्षा और कंप्यूटिंग उद्योग में इससे मुख्य रूप से इसका क्या किया जा सकता है? इस्तेमाल किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात जो आईवीएफ सिस्टम है या माध्यम है इससे विकसित किया है? वो है कंगारू। और इस कंगारू का जो विकास वो किसने किया है? सबसे अधिक कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, तो जाहिर सी बात है यह जो है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ के माध्यम से इसका क्या है? इसका विकास किया है। और यह उपलब्धि किस क्षेत्र से में क्रांति ला सकती है? जो संकटग्रस्त मार्सूपियल प्रजाति का संरक्षण करने में, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जो बहुत तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं उनकी संख्या बढ़ाने में, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ाने में और उनको विलुप्त होने से रोकने में अगर यह सक्सेसफुल होता है तो बहुत ज़्यादा मदद कर देगा। ठीक है, इस शोध में जो तकनीक का उपयोग किया गया है वह असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। ठीक है, फुल शॉर्ट फॉर्म इसका ART है। पाकिस्तान ने अपना पहला जो चंद्र रोवर भेजने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? एक ही तो है, चाइना। और चांगई 8 चंद्र मिशन लॉन्च किया गया था 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चांगई 8 चंद्र मिशन जो है ये 2028 में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम क्या है? पाकिस्तान की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसका नाम है सुपार्को स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, यह इसका नाम है पाकिस्तान के स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी का। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का जो इग्निशन ट्रायल है कहाँ पे किया था?
महेंद्रगिरी जो कि तमिलनाडु में है यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और इस इंजन को लॉन्च व्हीकल इसको जो शक्ति प्रदान करेगी वह लॉन्च व्हीकल मॉक 3 जो LVM-3 है इसके द्वारा इसको क्या दिया गया है, ऊर्जा या फिर एनर्जी या फिर शक्ति दिया गया है। ठीक है, CE-20 इंजन किस मिशन के लिए महत्वपूर्ण होगा, या गगनयान जो मिशन है उसके लिए बहुत ही कारगर या महत्वपूर्ण होगा। और किसने जो सार्ट संस्करण 2 के शुभारंभ की घोषणा की है, और यह किसका उन्नत सा उपकरण होगा, जितेंद्र सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा। ठीक है, और जो सार्ट वर्जन 2 है यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। और इसे किस संस्थान ने विकसित किया है, ये अगर पूछ ले तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा इसका विकास किया गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सार्ट का फुल फॉर्म है खोज एवं बचाव सहायता उपकरण। खोज एवं बचाव सहायता उपकरण इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हम लोग जो पर्यावरण वाला सेक्शन है, इन्वायरमेंट वाला, उसको देखेंगे। ठीक, अपशिष्ट पुनर्चक्रण एवं जलवायु परिवर्तन 2025 पर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसका उद्घाटन किया था। भारत में प्रतिवर्ष कितना कचरा उत्पादन होता है, लगभग 62 मिलियन। यह करेंट मतलब हाल ही के जो रिपोर्ट आए हैं उनके अकॉर्डिंग है, तो डाटा जो है वो नया है। ठीक है, दूसरा जो अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन का आयोजन है वह किया गया था उदयपुर में, और इसका जो विषय है भारत @ 2047 जल सुरक्षित राष्ट्र, यह इसका विषय है। और नेक्स्ट देखिए, किस अभियान के घने जंगलों में किस अभयारण्य के घने जंगलों में लगभग 45 से 50 साल की उम्र के नए नर हाथी का 100 मिला है, जो KWS कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है सॉरी कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में पाया गया है। ठीक है, और यह है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है कतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। और इसकी अगर हम बात करें, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है भारत और नेपाल के साथ अपनी यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण के दौरान कितने नए पक्षी प्रजातियां जुड़ी गई हैं, लगभग 15। और पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है कहाँ पे, यह केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में वाइल्ड लाइफ सफारी खोलने की घोषणा की है, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटक में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, और यह आपके बेलगामी, कर्नाटक के बेलगामी में है। ठीक है, इसका नाम जो है किस किले के नाम पर रखा गया है, तो भीमगढ़ किला जो है इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। भीमगढ़ किला किसने बनवाया था, शिवाजी सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण कराया गया था, और इसी किले के नाम पर इस वन्यजीव अभयारण्य का नाम रखा गया है। ठीक, देखिए, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है यह कौन सी नदियाँ निकलती हैं, भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से तिल्लारी, मालप्रभा और महादेई, इन 3 नदियाँ जो हैं इस अभयारण्य से होकर के प्रवाहित होती हैं। ठीक है, किस नदी के प्रदूषण को रोकने की मांग को लेकर के सत्याग्रह की चेतावनी दी गई है, दया नदी, और यह कहाँ पे है, उड़ीसा में है दया नदी, और यह चिल्का झील में जाकर के गिरती है। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 37 किलोमीटर है। पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य किस वार्षिक पक्षी गणना 2025 में कुल कितने पक्षी दर्ज किए गए हैं, लगभग 1,53,719 पक्षी। ठीक है, कहाँ पे, पोंग डैम झील जो वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, 2025 में गणना में कुल कितनी पक्षी प्रजातियां पाई गई हैं, यहाँ पे लगभग 97 प्रजातियां हैं। पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो रक्षा से रिलेटेड करेंट है, किस सागर में चीनी युद्धपोतों द्वारा लाइव फायर अभ्यास किया गया था, तस्मान सागर में। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की जो 13वीं बैठक है इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया था, और इस बैठक की जो सह अध्यक्षता है वो भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया था। ग्रेव हॉक मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित किया गया है, यूके द्वारा ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम विकसित किया गया है। ठीक है, और यह किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है, तो यह जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है यह। इसकी जो मारक क्षमता है वह 12 मील लगभग 19 किलोमीटर है। 61वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन म्यूनिख जर्मनी में किया गया था, और भारत की ओर से इसमें विदेश मंत्री जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इस सम्मेलन का जो विषय था वह वैश्विक सुरक्षा चिंताएं, यह जो है मुख्य रूप से इसकी क्या थी, विषय थी। और इस सम्मेलन का जो आदर्श वाक्य है वह संवाद के माध्यम से शांति की स्थापना, यह इसका आदर्श वाक्य है। और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का जो स्थापना है 1963 में किया गया था। ठीक, रूस ने भारत को किस मिसाइल
का ऑफर दिया है। रूस ने भारत से कहा है कि वह जो है R-37M मिसाइल जो है भारत रूस से परचेज कर सकता है। और इससे इतना ही नहीं, रूस ने ये भी कहा है कि इसका जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके साथ साथ जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस मिलकर के करते हैं, अन्य देशों को निर्यात करते हैं, उसी प्रकार इस मिसाइल का भी निर्माण भारत कर सकता है भारत में, और इसे अन्य जो देश हैं उनको निर्यात कर सकता है, ठीक है, बेच सकता है। तो यह समझौता जो है किया गया है, ठीक। और यह जो है R-37 मिसाइल जो है यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025, इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो राजस्थान में है वहाँ पे किया गया था, और इसमें भारत और मिस्र ने पार्टिसिपेट किया था, या कह सकते हैं कि भारत और मिस्र के बीच में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। भारतीय सेना और वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने कौन सा सेनाभ्यास किया है? ईस्ट विंड जो जो राइडर्स है, इस सम्मेलन इसका जो सेनाभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सेनाओं के मध्य जो समन्वय है वो क्या करना, बहाल करना। भारतीय नौसेना द्वारा कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज ट्रोपैक्स 2025 का आयोजन हिंद महासागर में किया गया है। कब? 25 जनवरी से 25 मार्च 2025 तक किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यह अभ्यास जो है द्विवार्षिक संस्करण है, मतलब 2 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन किया जाता है। गुणवत्ता आश्वासन क्यूएस सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसका मुख्य विषय है सहयोगात्मक गुणवत्ता आश्वासन, उद्योग और रक्षा क्षेत्र के बीच के अंतर को पाटना, यह इसकी मुख्य विषय है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम वायु कमांडरों का जो सम्मेलन है इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया था। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया था? वायुसेना प्रमुख CAS एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इसमें भाग लिया था। 15वां एयरो इंडिया इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था। इस सेमिनार का जो आयोजन है किसके सहयोग से किया गया था? तो DRDO के सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस के सहयोग से किया गया था, ठीक है। इस वर्ष की थीम क्या है? फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज डिजाइन वैलिडेशन में चुनौतियाँ, यह इसकी थीम है, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया था? बेंगलुरु में, ठीक है। और इसमें जो है किन देशों के रक्षा मंत्रियों ने पार्टिसिपेट किया था? तो फिजी के और दक्षिणी सूडान के रक्षा मंत्री यहाँ पे आए थे, ठीक है। फिजी के रक्षा मंत्री नाम है श्री पियो टिको दुआ, और दक्षिणी सूडान के रक्षा मंत्री हैं लेफ्टिनेंट जनरल चोल थॉन जे बालोक। एयरो इंडिया 2025 की इसका आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया था, जिसका मुख्य विषय था 1 अरब अवसरों का मार्ग, 1 अरब अवसरों का मार्ग। और इसका जो प्रमुख आकर्षक विमान था सुखोई 57 रूस का, और F-35 लाइटनिंग सेकेंड अमेरिका का, ठीक है, F-35 अमेरिका का और सुखोई 57 रूस का, जो 5th जनरेशन विमान है, 5th जनरेशन, यह मुख्य रूप से ये इसमें चर्चा का विषय था, ठीक है, या फिर आकर्षक का केंद्र था। भारतीय नौसेना प्रमुखों का जो सम्मेलन है यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें शामिल हुए थे 8 पूर्व नौसेना प्रमुख और वर्तमान नौसेना प्रमुख। उसके साथ साथ इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्व नौसेना प्रमुखों के अनुभवों और ज्ञानों से लाभ उठाना एवं उन्हें नौसेना के नवीनतम विकास और नीतिगत पहलों से क्या करना, अवगत कराना। इसमें एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया है जिसका नाम है लीगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल लिव्स थ्रू टाइम, लीगेसी ऑफ लीडरशिप नेवल लिव्स थ्रू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विविध, ठीक। भारत का पहला जो वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन है ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में किया गया है। डॉक्टर भाग्यश्री प्रसाद पाटिल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विशालाक्षी पुरस्कार 2025 से इन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। और यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, और यह जो है यह पुरस्कार किस समारोह पे दिया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन होता है इसमें, इस सम्मेलन के आयोजन पे यह दिया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025, इसका जो आयोजन है आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और डॉक्टर भाग्यश्री पाटिल किस संस्था की प्रो कुलपति रह चुकी हैं? तो डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ जो सोसाइटी है वहाँ की कुलपति रह चुकी हैं, ठीक है। गोल्डन पीकॉक HR एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? स्टोरटेक को, ठीक है। और यह पुरस्कार जो है किस संगठन द्वारा दिया जाता है? तो यह इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात IOD द्वारा दिया जाता है। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में जो मनाई गई थी 395वीं जयंती थी, ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है 395वीं। शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा का अनावरण भी किया गया था नासिक में। शिवाजी महाराज की प्रतिमा जो है
किस प्रसिद्ध मूर्तिकार द्वारा बनाया गया था? तो रामजी सुतार जो हैं इनके द्वारा बनाया गया था। ऊंचाई जो है 36 फुट है प्रतिमा की, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह, यह इसकी थीम है, ठीक है। नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना NFMP को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक। और 100वां स्कॉच पुरस्कार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया था। स्कॉच पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? सुशासन और विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को, ठीक है। और इसकी सामाजिक न्याय का जो विश्व दिवस है यह मनाया जाता है 20 फरवरी को। इसकी थीम क्या है? 2025 की विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 की थीम है सतत भविष्य के लिए न्यायोचित परिवर्तन को मजबूत करना, यह जो है इसकी थीम है, ठीक है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किस कंपनी ने जीता था? NTPC लिमिटेड ने। किसने जीता था? NTPC लिमिटेड ने, ठीक है। और NTPC ने किस श्रेणी में यह पुरस्कार जीता था? तो वाटर जो रेजिलियंस है इन क्षेत्र में इसे यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक। और इसे जो पुरस्कार प्रदान किया गया है वह UN ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किस संगठन ने मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है, इंडिया से भी। इसका जो मित्रा का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, यह इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। इंडिया से भी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है मित्रा प्लेटफॉर्म। इसका उद्देश्य क्या है? अनक्लेम्ड या जो निष्क्रिय म्यूचुअल फंड हैं फोलियोज इनको ट्रैक करना, यह इसका मुख्य थीम है, ठीक है। ब्लूमबर्ग की एशिया के 20 सबसे धनी परिवारों की सूची में 2025 में शीर्ष पर कौन सा परिवार था? मुकेश अंबानी का परिवार, ठीक है। और इनकी जो कुल संपत्ति लगभग 90.5 बिलियन डॉलर थी। ब्लूमबर्ग की सूची में दूसरे स्थान पर थे चियारवनोट परिवार थाईलैंड का चियारवनोट परिवार था, ठीक है। और इनकी जो कुल संपत्ति थी 42.2 बिलियन थी, ठीक, 42.2 बिलियन। तो ये था आज का, नहीं अभी बाकी है, इसमें कुछ है, ठीक। और इस सूची में चौथे स्थान पे कौन थे? मिस्त्री परिवार थे, ठीक है, जिनका 33.5 बिलियन था। नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP इसका पंजीकरण हेतु विशेष अभियान का आयोजन किस मंत्रालय ने किया था? मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। और यह अभियान जो है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना से इसे जोड़ा जाएगा, ठीक है। 12वीं ऑल इंडिया पेंशन अदालत की जो अध्यक्षता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पेंशन शिकायतों का तत्काल निवारण करना। विश्व बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 में भारत की जो रैंक है वो 38वीं थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में भारत 22वें नंबर पे है। LPI 2025 में कौन सा देश पहले नंबर पे था? सिंगापुर। LPI, ठीक है, LPI 2025 में कौन सा देश दूसरे नंबर पे था? फिनलैंड। और भारत के बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम कितना है? 0.9 दिन। और इस मामले में भारत किन विकसित देशों से बेहतर है? अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, बेल्जियम से, कनाडा से, इन देशों से भारत बेहतर है, ठीक है। सबसे निचली रैंक किसकी है? अफगानिस्तान और लीबिया सबसे निचले स्थान पे, ठीक। खेल से रिलेटेड देख लीजिए। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? उत्तराखंड ने। 38वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। और इसका आदर्श वाक्य है संकल्प से शिखर तक, यह इसका आदर्श वाक्य है। और शीर्ष पर पदक तालिका में शीर्ष पर था सर्विसेज स्पोर्टेज कंट्रोल बोर्ड, यह पहले नंबर पे था, ठीक है। दूसरे और तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे हरियाणा। और इसमें अगर हम बात करें इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया था? 38वां जो राष्ट्रीय खेल था इसमें कितने खेल ऐसे हैं जिनको पहली बार शामिल किया गया था? तो वो हो जाएगा आपका 35। देखिए इसमें टोटल जो है 35 खेलों को इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। 2025 के राष्ट्रीय खेल का जो आधिकारिक शुभांकर है वो मौली, ठीक है, याद रखिएगा मौली। और यह एक हिमालयी मोनाल पक्षी है, मौली। और उत्तराखंड के किस शहर में 2025 राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिता की आयोजन किया गया था? कई जिलों में हुआ था, जैसे देहरादून हो गया, हरिद्वार, शिवपुरी, नई टिहरी, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और पिथौरागढ़, इन जिलों में इसका आयोजन हुआ था। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों की ओर से किसने शपथ लिया था? लक्ष्य सेन ने। बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं इन्होंने क्या लिया था? शपथ लिया था। और इस खेल में
इस खेल में राजा जो भलिंद्र सिंह ट्रॉफी है यह दिया गया है सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को, जो पहले नंबर पे थी इसी को दिया गया। ठीक है, और इसके द्वारा कुल पदक की अगर हम बात करें तो कुल 121 पदक जीता गया था, जिसमें 68 सोना है, 26 चांदी और 27 जो है तांबा है। ठीक है, महाराष्ट्र इसके द्वारा कुल 201 पदक जीते गए थे, लेकिन इसके जो स्वरों की संख्या है वो कम है। 54 जो है गोल्ड, 71 जो है सिल्वर और 76 जो है ब्रॉन्ज था। ठीक है, राष्ट्रीय खेलों में राजा जो भलिंद्र सिंह ट्रॉफी है किस टीम को प्रदान किया गया था? जो सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक प्रदान करता है उसी को यह पदक दिया जाता है। ठीक है, पुरुषों की पोल वॉल्ट में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया था? देव मीना ने। ठीक है, देव मीना ने बनाया था। महिलाओं की 400 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा था? दिनिधि दे सिंधु ने। दिनिधि दे सिंधु ने जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है इसको तोड़ दिया था। और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय खेलों का नया रिकॉर्ड सचिन यादव ने तोड़ा था, और यह उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था 84.39 मीटर भाला फेंक करके, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। महिलाओं की 87+ किलोग्राम भारोत्तोलन श्रेणी में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया महक शर्मा ने, और यह पंजाब की हैं। ठीक है, इनके द्वारा स्नैच में 106 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 141 किलोग्राम, कुल लगभग 247 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में उठाया गया था। ठीक है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 इसकी जो मेज़बानी है चीन करेगा, और यह चीन के हार्बिन शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चीन के हार्बिन शहर में। ठीक, बाकी 2025 की एशियाई शीतकालीन खेलों में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था? 34। 2025 एशियाई शीतकालीन खेलों में कितने एथलीटों ने भाग लिया? लगभग 1275 एथलीटों ने। ठीक है, और इसमें जो है टोटल लगभग 11 शीतकालीन खेल शामिल किए गए थे। अब पदक तालिका में चीन पहले नंबर पे था, जिसके द्वारा 85 पदक जीते गए थे, जिसमें 32 गोल्ड, 27 जो है वो आपके सिल्वर और 26 जो है ब्रॉन्ज थे। 2025 के एशियाई शीतकालीन खेल का जो आधिकारिक आदर्श वाक्य है वह ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया, यह इसका आदर्श वाक्य था। ठीक है, और इसमें कुछ नए खेल भी जोड़े गए थे, जैसे स्की माउंटेनियरिंग हो गया, यह एक नया खेल के रूप में जो शामिल किया गया था। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने किया था। एशिया पैरा कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट 2025 इसकी मेजबानी बैंकॉक थाईलैंड में की जाएगी। पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों में भारत जो है इस नंबर में पहले नंबर पे था, थाईलैंड दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे था। ठीक है, एशिया पैरा कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट 2025 में। ठीक, भारत द्वारा कुल 12 पदक जीते गए थे, जिसमें से 6 गोल्ड, 3 जो है वो क्या कहते हैं सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। महिला की कंपाउंड ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था सरिता ने। पुरुषों की कंपाउंड ओपन स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक श्याम सुंदर स्वामी ने जीता था। महिलाओं की कंपाउंड ओपन टीम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था ज्योति और सरिता ने। और रिकर्व ओपन मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था हरविंदर सिंह और पूजा ने। कंपाउंड ओपन मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था श्याम सुंदर स्वामी और सरिता ने। एशिया पैरा कप में पुरुषों की जो रिकर्व ओपन युगल स्पर्धा है इसमें स्वर्ण पदक हरविंदर सिंह और धन्नाराम गोदारा ने जीता था। ठीक है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के पदार्पण करते हुए सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? मैथ्यू ब्रिडचेक जो साउथ अफ्रीका के, इनके द्वारा 150 रन बना न्यूजीलैंड के बनाया गया था। ठीक है, और यह जो है इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? डेसमंड हेन्स का, जो वेस्ट इंडीज के हैं, इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। ठीक है, और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दूसरा सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी बन गए रोहित शर्मा। ठीक है, और इनके द्वारा कुल 339 छक्के लगाए गए हैं, और वनडे में सबसे ज़्यादा छक्के शाहिद अफरीदी ने लगाए 351 छक्के। ठीक, भारतीय एथलीट गुलबीर सिंह ने किस स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? पुरुषों की 5000 मीटर इंडोर स्पर्धा में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, और यह रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया था? बोस्टन यूनिवर्सिटी टेरियर DMR चैलेंज बोस्टन अमेरिका में जो है इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? सविता पूनिया। कौन बन गया है? सविता पूनिया। कितने? 300 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने वाली पहली भारतीय वंदना कटारिया है, दूसरी सविता पूनिया बन गई। ठीक, अपनी गोल कीपिंग स्किल्स के लिए सविता पूनिया को किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सविता पूनिया जो हैं इनको गोल कीपिंग के कारण, बहुत अच्छा गोल कीपिंग करती हैं, जिस कारण इनको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाला दूसरा सऊदी उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी जो हैं वरुण चक्रवर्ती हैं। ठीक है, कौन है? वरुण चक्रवर्ती। और इन्होंने किस अवस्था में या किस उम्र में पदार्पण किया है? तो 33 वर्ष की आयु में, 33 वर्ष 164 दिन में। ठीक है, और उन्होंने किस टीम के विरुद्ध पदार्पण किया है? इंग्लैंड के विरुद्ध किया था।
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सऊदी को मद्राज भारतीय खिलाड़ी कौन है? फारूक इंजीनियर, जो 36 वर्ष की उम्र में, 36 वर्ष 138 दिन में इन्होंने पदार्पण किया था। और किस ऑस्ट्रेलियाई हरफनमौला क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मार्कस स्टोइनियस ने। कौन? मार्कस स्टोइनियस ने। मार्कस स्टोइनियस इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? तो इन्होंने 71 खेले हैं। और इन्होंने इन मैचों में 1495 रन बनाए हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में उन्होंने कितने विकेट चटकाए हैं? तो लगभग 48। ठीक, तो ये था आपका साप्ताहिक करंट अफेयर। ठीक है, जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर है उसको डिस्कस किए हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी अगर ऐसे ही अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी चाहते तो बताइएगा। ठीक है, तो आपको आपके डिमांड के अकॉर्डिंग जो है उसे बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे थे उसे कंटिन्यू किया जाएगा, तो वो भी आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।